हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में कि ट्रिपल तलाक होता क्या है और जो कि इस्लाम कम्युनिटी से रिलेट करता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस्लाम में जो डाइवोर्स का सिस्टम है वो किस टाइप से होता है। तो जैसा कि इस्लाम में डाइवोर्स 3 टाइप से लिया जाता है। उन 3 टाइप में क्या क्या है? पहला आता है तलाक़ हसन, दूसरा तलाक़ हसन और तीसरा तलाक़ बिद्दत। ट्रिपल तलाक़ का जो मामला है उस पे कानून बन चुका है, बट एक रिवीजन के तौर पे ये लेक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस्लाम में जो डाइवोर्स है वो 3 टाइप से लिया जाता है। उन 3 टाइप में पहला तलाक़ हसन, दूसरा तलाक़ हसन और तीसरा तलाक़ बिद्दत। तलाक़ हसन एंड तलाक़ हसन को तलाक़ सुन्नत भी बोलते हैं। इन दोनों को तलाक़ सुन्नत भी बोलते हैं। और तलाक़ सुन्नत जो कि काफ़ी पुरानी परंपरा रही है तलाक़ की इस्लाम में, और ये हमेशा से चलती आ रही है। और तलाक़ बिद्दत जो है वो 12वीं सदी से शुरू हुई थी। 12वीं सदी में इसकी शुरुआत की गई थी तलाक़ बिद्दत की। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये तीनों क्या क्या इनका मतलब है और ये तीनों क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तलाक़ हसन की, तो तलाक़ हसन में 90 दिन का टारगेट होता है। 90 दिन का। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और तलाक़ लेना चाहते हैं तो पहले दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक़ बोला, उसके बाद 90 दिन यानी कि 3 महीने तक हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रहेंगे। वाइफ अपने घर चली जाएगी, हस्बैंड अपने घर पे रहेगा और वो दोनों 3 महीनों तक 90 दिनों तक अपने अपने घर पे रहेंगे, अलग रहेंगे। इन 90 दिनों के बाद अगर वो चाहें तो साथ रह सकते हैं, उनकी शादी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर इस 90 दिन के बाद हस्बैंड ने या वाइफ ने दोनों में से किसी ने 2 बार और तलाक़ बोल दिया, एक तलाक़ जो कि पहले ही बोला जा चुका था और दूसरा एंड तीसरा तलाक़ अगर इस 90 दिन के बाद बोल दिया गया तो वहीं पे ये शादी ख़त्म हो जाएगी। इस शादी के लिए, इस तलाक़ के लिए गवाह की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पे गवाह इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 गवाह चाहिए तलाक़ हसन के लिए। ओके, जिस प्रकार से निकाह के समय गवाह होते हैं उसी प्रकार से तलाक़ हसन की व्यवस्था में 2 गवाह का होना बहुत ज़रूरी है। उनके सामने ही आप तलाक़ ले सकते हैं। तो 90 दिन का गैप रहता है और उस बीच में जब चाहें अपनी शादी को ख़त्म होने से बचा सकते हैं, और अगर नहीं तो 90 दिन बाद आपका पूरा डाइवोर्स हो जाएगा। दूसरा तलाक़ हसन। तलाक़ हसन में क्या किया गया है कि इस 90 दिन को यहाँ 30-30 दिनों में डिवाइड कर दिया गया है। चूँकि 90 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 3 महीने एक दूसरे से अलग रहना वो रिश्तों में वैसे भी दरार ला देता है। तो इसी का सुधार करके तलाक़ हसन बनाया गया है, जिसमें कि 30-30 दिनों का गैप किया गया है। पहला तलाक़ बोलने के बाद 30 दिन तक हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद उस 30 दिन के बाद दोनों मिलेंगे, बात करेंगे। अगर साथ रहना चाहेंगे तो वहीं से ये तलाक़ ख़त्म हो जाएगा और उनकी शादी बची रहेगी, वो साथ रहने लगेंगे पहले की तरह। और अगर नहीं तो दूसरा तलाक़ बोलेंगे। दूसरा तलाक़ बोलने के बाद फिर 30 दिन अलग रहेंगे, फिर 30 दिन उनको अलग रहना होगा। उसके बाद जब फिर 30 दिन भी बीत जाएगा तो फिर तीसरी बार वो फिर मिलेंगे और इस टाइम पे मौलवी के सामने चर्चा की जाएगी कि उन्हें साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर वो नहीं रहना चाहते तो उसी समय मौलवी के सामने तीसरा तलाक़ भी वो बोल देंगे और ये तीसरा तलाक़ बोलने के बाद फिर वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें 30-30 दिन का गैप कर दिया गया है कि चाहे तो आप 30 दिन बाद भी एक साथ रह सकते हैं, 60 दिन बाद भी रह सकते हैं,
90 दिन बीतने के बाद अगर आपने तीसरा तलाक बोल दिया तो फिर आपकी शादी ख़त्म हो जाएगी, आपका डाइवोर्स मान लिया जाएगा। तो ये दोनों तो हो गया तलाक़ के सुन्नत। तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन इज़ इक्वल टू तलाक़ सुन्नत, जो कि फिर भी एक हिसाब से ठीक है, सही है, उतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आती है और जिसको लेके सबसे ज़्यादा बवाल होता है, विवाद होता है, वो है तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत, इसी तलाक़ बिद्दत को ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ बोला जाता है। यानी ये जो तलाक़ 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 तुरंत बोल के, व्हाट्सएप पे भेज के, फेसबुक पे मैसेज करके, स्काइप पे, किसी भी चीज़ पे, फ़ोन से कहीं भी हो, तलाक़ 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 बोल के रिश्ते को जो ख़त्म कर देते हैं, ये वही तलाक़ बिद्दत है। और इसी को लेके सबसे ज़्यादा विवाद है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ को लेकर के। तो अभी वर्तमान में जो तलाक़ को बैन किया गया है, उसमें सिर्फ तलाक़ बिद्दत को ही हटाया गया है। तलाक़ अहसन और तलाक़ हसन आज भी हैं। तलाक़ बिद्दत को ही हटाया गया है और इसी पे कानून बनाया गया है। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ बात करते हैं मोहर दैन। मोहर दैन एक सिक्योरिटी मनी होती है। जब मुस्लिम कम्युनिटी में जब निकाह होता है, शादी होती है, तो उस टाइम एक मोहर दैन की राशि दी जाती है। कितना भी दे सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितनी जिसकी हैसियत हो उसके अकॉर्डिंग मोहर दैन की राशि दी जाती है। और ये शर्त रखा जाता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ़ को तलाक देता है आने वाले टाइम में, तो वो तलाक तभी माना जाएगा जब वो पति अपनी पत्नी को मोहर दैन की रकम को वापस करता है। अगर पति तलाक देता है तो उसे मोहर दैन की पूरी रकम को वापस करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर पत्नी डिवोर्स देती है तो फिर इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड इसके लिए बाध्य नहीं है अगर पत्नी डिवोर्स देती है तो। लेकिन अगर पति देता है तो इस मोहर दैन की रकम को दिए बिना तलाक नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया मोहर दैन। अब यहाँ हम बात करते हैं निकाह हलाला क्या होता है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है निकाह हलाला। तो निकाह हलाला कहाँ होता है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये काफ़ी क्रिटिकल एक सिस्टम है, काफ़ी बहुत ही ख़राब सिस्टम है एक तरीके से देखा जाए तो निकाह हलाला का। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, उन्होंने तलाक ले लिया, तो इस तलाक के बाद अगर वो दोनों कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम एक साथ रह सकते हैं और वो फिर से शादी करना चाहते हैं, अगर पति अपनी तलाकशुदा पत्नी से शादी करना चाहता है जिसे वो पहले तलाक दे चुका है, तो वो डायरेक्ट उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसा इस्लाम में कानून है। इस्लाम का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो आप दोबारा उससे शादी नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम को हलाला बोलते हैं, निकाह हलाला। और इस निकाह हलाला में क्या किया गया है कि पहले आप अपनी बीवी की, जिसको आप तलाक दे चुके हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो अपने बीवी की शादी आप किसी और से कराएंगे। अपनी बीवी के शादी को आप किसी और से कराएंगे और उसके बाद वो व्यक्ति आपकी बीवी को तलाक देगा। जिस व्यक्ति से आप अपनी बीवी की शादी कराएंगे वो व्यक्ति आपकी बीवी को जब तलाक देगा, उसके बाद जाके फिर आप अपनी बीवी से शादी कर सकते हैं, तब वो वैध माना जाएगा इस्लाम के अकॉर्डिंग। मतलब कि जिसे आपने तलाक दिया है आपकी बीवी को, अगर उससे आप दोबारा शादी करना चाहते हैं तो वो तब तक वैध नहीं होगा जब तक आप उसकी शादी किसी और से करवाएं, वो उसको तलाक दे और उसके बाद आप उसे शादी करें, तभी वो वैध माना जाएगा, नहीं तो वो अवैध रहेगा। तो यही जो सिस्टम है इसी को लेके काफ़ी विवाद होता है कि यहाँ पे एक औरतों की जो राइट्स हैं और औरतों की जो एक इमोशंस होती हैं यहीं पे उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है एक तरीके का। कि पहले तो आपने उसे डाइवोर्स दिया, दूसरा तो अगर आप उसे दोबारा शादी करना चाहते हैं तो फिर उसे किसी और से शादी कराइए, फिर वो उसे डाइवोर्स दे, फिर आप उससे शादी करिए। तो ये जो प्रोसेस है इसी को निकाह हलाला कहा जाता है।
तो ये रहा ट्रिपल तलाक के बारे में कि किस टाइप के तलाक इस्लाम में दिए जाते हैं, और जिनमें हमने 3 टाइप देखा, जिनमें तलाक़ सुन्नत के 2 टाइप हैं, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन। उसके बाद तीसरा टाइप है तलाक़ बिद्दत, जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोला जाता है, जिसको लेके सबसे ज़्यादा विवाद होता है। फिर हमने मोहरदैन को देखा, उसके बाद निकाह हलाला। अब आगे हम बात करेंगे कि जो एक इस मुद्दे को जो बहुत ही उठाया गया था ज़ोरों शोरों से, वो इसे सबसे पहले उठाया था सायरा बानो नाम की एक महिला ने। सायरा बानो नाम की एक महिला को जब तलाक़ बिद्दत के तहत उसके हस्बैंड ने उसे 3 तलाक दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया, तो उसने केस कर दिया। और उसने जो केस किया वो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ नहीं किया, उसने यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ केस कर दिया, भारत संघ के ख़िलाफ़, कि आपके वजह से, यानी उसने अपने इस तलाक के लिए भारत के संघ को, संविधान को जिम्मेदार ठहराते हुए यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर दिया। और इस केस का नाम सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला, इस नाम से ये केस फेमस हुआ। और जब उसने ये केस किया, तो जब भी कोई केस भारतीय संघ के ख़िलाफ़ किया जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ किया जाता है, तो उसकी सुनवाई के लिए कई जजों की पीठ बैठाई जाती हैं। तो सायरा बानो के केस में 5 जजों की पीठ बैठाई गई थी सुनवाई के लिए, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन सब में, गोलकनाथ केस में, इन सब में 11 और 13 जजों की पीठ बैठाई गई थी। उसी हिसाब से सायरा बानो केस में 5 जजों की पीठ बैठाई गई थी और इसकी सुनवाई की गई थी, जिनमें 2 जज थे वो तलाक के फेवर में थे। उन्होंने तलाक का पक्ष लिया कि ट्रिपल तलाक जायज़ है। उन्होंने ये कहा कि ट्रिपल तलाक वैध है और हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक दे सकता है, चाहे जैसे दे सकता है। इन 2 जजों ने 3 तलाक के पक्ष में अपना तर्क दिया। वहीं जो 3 अन्य जज थे, 3 अन्य जजों की जो पीठ थी, उन्होंने इस तलाक के अगेंस्ट में अपना पक्ष दिया, और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 का हवाला दिया। मतलब कि 2 जजों ने तो सीधा बोल दिया कि ट्रिपल तलाक वैध है, हस्बैंड अपनी वाइफ को चाहे जैसे भी तलाक दे सकता है, लेकिन वहीं 3 जजों ने इसके ख़िलाफ़ कहा कि ट्रिपल तलाक जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14, इसमें सीधा ज़ाहिर है ये बात। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संविधान निर्माण से पहले के जो कानून थे, यानी जब हमारा संविधान बना था उसके पहले के जो कानून थे, अंग्रेज़ों के टाइम के जो कानून थे, तो वो कानून आज भी रहेंगे। जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया है वो कानून आज भी रहेंगे, लेकिन वो तभी रह सकते हैं जब वो वर्तमान के संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो, और किसी के भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो, किसी के साथ ज्यादती न हो। और ट्रिपल तलाक आर्टिकल 14 के हिसाब से जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है उसकी खिलाफत करता है, और इस आधार पे जो आर्टिकल 13 है उसका उल्लंघन होता है, और आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन होता है कि ट्रिपल तलाक का जो मामला है वो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देता है और महिलाओं को दबा कुचला दिखाता है। तो ये विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन है, और आर्टिकल 13 इसकी समीक्षा का अधिकार रखता है। तो इस बेसिस पे इन 3 जजों ने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट अपना फैसला दिया। इन 3 जजों में एक मुस्लिम जज भी थे, जिन्होंने सीधा इसको अन इस्लामिक बताया, क्योंकि चूँकि तलाक़ बिद्दत वो 12वीं सदी में आया था, और उस टाइम कोई पैगंबर नहीं आए थे। उस 12वीं सदी के बाद से कोई पैगंबर नहीं आए थे जिन्होंने ऐसा कुछ कानून बनाया हो इस्लाम में। तो इसीलिए जो मुस्लिम जज थे इसमें, उन्होंने तो सीधा इसे अन इस्लामिक घोषित कर दिया, और 2 जजों ने पक्ष में तर्क दिया और 3 जजों ने इसके विपक्ष में तर्क दिया, और 3 और 2 के मत से ट्रिपल तलाक के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2017 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक विल नॉट बी एक्सेप्टेबल,
यानी कि ट्रिपल तलाक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर कोई भी आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक, तलाक़ बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अगर बोलता है फ़ोन पे या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से, तो वो वैध नहीं होगा। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। उसके बाद पार्लियामेंट को ये आदेश दिया कि वो इसके ऊपर एक बिल बनाए, क्योंकि बिल बनाने का काम जो है वो संसद का है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानूनों को लागू करवा सकती है, लेकिन जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि वो इस पे कानून बनाए ट्रिपल तलाक के ऊपर, और ट्रिपल तलाक आज से बैन है। उसके बाद 2019 में संसद ने इस पे कानून बनाया। इन 2019 पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। 2019 में पार्लियामेंट ने इस पे अपना कानून बनाया और 3 तलाक को अवैध घोषित करते हुए इसके तहत सज़ा का प्रावधान किया गया कि अगर कोई अपनी बीवी को कोई भी पुरुष ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है, तलाक़ बिद्दत, तो वो एक तरीके का गुनहगार होता है और उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया। तो जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया, वो जो बिल पास हुआ वो 3 तलाक को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता। तलाक़ सुन्नत के तहत तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन आज भी है, लेकिन जो हटाया गया वो सिर्फ तलाक़ बिद्दत हटाया गया। ओनली तलाक़ बिद्दत हैज़ रिमूव्ड, नॉट तलाक़ सुन्नत, तलाक़ अहसन एंड हसन, यानी कि सिर्फ तलाक़ बिद्दत को ही रिमूव किया गया। तलाक़ सुन्नत, अहसन एंड हसन आज भी हैं। और ये चूँकि एक परंपरागत तलाक़ के कानून हैं और इसमें उतनी खामियां नहीं हैं जितनी तलाक़ बिद्दत में थी, तो इसे तभी हटाया जा सकता है जब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, यानी कि पूरे देशवासियों के लिए एक कानून, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, ये तभी होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तब। तो तब तक के लिए ये दोनों यानी कि तलाक़ सुन्नत लागू रहेंगे, और तलाक़ बिद्दत जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद था और ये सबसे ज़्यादा गलत भी था, तो इसको हटा दिया गया। इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, सज़ा का जो प्रावधान किया गया है कि अगर इसके बाद भी कोई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है, तो इस पे जो कानून बनाया गया है, लॉ ऑन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय अपराध इन द सेंस कि बिना वारंट के गिरफ्तारी, यानी कि अगर महिला ने आके शिकायत की, महिला या उसके किसी भी रिश्तेदार ने आके शिकायत की कि आपने अपनी बीवी को इस तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया बैन होने के बावजूद, तो वो एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बिना किसी दलील के, बिना वारंट के आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ज़मानत आपको सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है। ज़मानत के लिए आपको मजिस्ट्रेट के द्वारा ही मिल सकता है, और वो मजिस्ट्रेट भी ज़मानत तभी देगा जब तक वो महिला की बात नहीं सुन लेता। मजिस्ट्रेट आएगा, पहले महिला की बात सुनेगा, महिला जैसा कहती है उसके आधार पे मजिस्ट्रेट जो है ज़मानत की बात करता है। और अगर आप कोर्ट में केस लड़ना चाहें तो मजिस्ट्रेट ज़मानत दे देता है। नहीं तो अगर व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं, मुझे इस औरत के साथ रहना ही नहीं है, मैं इसे 3 तलाक दूंगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ही दूंगा, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। 3 साल तक की जेल हो जाएगी, कैद। तो अगर इस जेल की सज़ा से बचने के लिए अगर पुरुष ये कहे कि मुझे समझौता करना है मजिस्ट्रेट से, कि मैं समझौता हम कर सकता हूँ या बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो समझौते के लिए महिला की इच्छा की हिसाब से ही काम करेगा। यानी कि समझौता तो मजिस्ट्रेट के सामने होगी, लेकिन वो महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि महिला आपके साथ समझौता करना चाहती है कि नहीं। अगर महिला इसके ऊपर राज़ी है, आपकी बीवी इस समझौते के लिए राज़ी है, तो आपके साथ मजिस्ट्रेट समझौता करवा देगा। नहीं तो या तो आप केस लड़िए ज़मानत पे, या तो आप 3 साल की कैद में रहिए। तो ये हो गया यहाँ का सज़ा का जो प्रावधान है। तो ये पूरा हमने देखा ट्रिपल तलाक के बारे में। और जिस हिसाब से यहाँ देखा गया कि ट्रिपल तलाक का सिर्फ एक ही हिस्सा है
3 तलाक का तलाक बिद्दत जिसको कि अब तक हटाया गया है। बाकी तलाक सुन्नत आज भी जारी है, वो आगे भी जारी रहेगा जब तक कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता है। और इन सब के बावजूद चूँकि ये फिर भी एक बहुत ही अच्छा कदम रहा है कि ये जो फ़ोन पे कहीं भी होते हुए मैसेज करके, चिट्ठी भेज के किसी भी तरीके से जो तलाक 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 बोल करके रिश्ते को ख़त्म कर देते थे, उसके लिए एक बेहतर कदम उठाया गया है सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और लेकिन इसके बावजूद भी अपने देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ना तो तलाक दिया गया है और ना ही उन्हें कोई सिक्योरिटी मनी दी गई है, उन्हें अपने हस्बैंड के घर से ऐसे ही निकाल दिया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अपने देश में 18 से 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो बिना तलाक के अपने पति के घर से निकाली गई हैं और अपने मायके रहती हैं या तो अकेले रहती हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी हस्बैंड के द्वारा या ससुराल के द्वारा नहीं लिया जाता है, ना उन्हें तलाक दिया जाता है और इस हिसाब से न वो कहीं और भी शादी कर सकती हैं और वो अपनी ज़िंदगी अकेले जीती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए भी कोई एक ठोस कदम उठाए और ये जो इस तरीके की प्रताड़ित महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ सुरक्षा के कदम उठाए जाएं। और भविष्य में अगर सिविल कोड आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, कंट्री के। क्योंकि जब सभी के लिए समान कानून होगा तो ना कोई मुस्लिम कोड बिल होगा, ना कोई हिंदू कोड बिल होगा, सिर्फ एक ही बिल होगा और वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी से जल्दी समान सिविल संहिता को लागू कर दिया जाएगा उतनी ही हमारे समाज के लिए ये अच्छा होगा। तो आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।